अगर फाइनेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पैसा कमाना। उससे ज़्यादा ज़रूरी उस पैसे को कमाकर उस पैसे को बचाना। और इन दोनों से ज़रूरी पैसे को कमाकर बचाकर उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करना। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के आप कभी भी बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन क्या सच में इन्वेस्ट करने से आप अमीर बन सकते हो? क्या सच में इन्वेस्टमेंट से आप एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो? या सही से या स्मार्टली इन्वेस्ट कर कर आप अमीर बन सकते हो, अपने फ्यूचर के लिए और अपने परिवार के लिए एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मीनिंग क्या है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना ही आपको अमीर नहीं बनाता, इन्वेस्टमेंट करना ही आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। सही से इन्वेस्टमेंट करना आपको अमीर बनाता है और आपके फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करता है। चलो इस बात को भी एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपको नोटबंदी तो याद होगी। मेरे मित्र के यहाँ नोटबंदी के दौरान उसकी वाइफ के पास 2,45,000 रुपये के 500 और 1000 के नोट मिले। अब मैंने मित्र को बड़ी हंसी के साथ पूछा, यार भाभी जी के बाद इतने पैसे आए कहाँ से? तो वो भी हंसकर बोला, यार जो मंथली सेविंग के लिए मैं उसको पैसे दिया करता था, जो मंथली खर्चों के लिए मैं उसको पैसे दिया करता था, तो उसमें से थोड़े 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 पैसे बचाकर कभी 1800, कभी 2000, कभी 2500, इस तरह से बचाकर उसने इतने सारे पैसे इकट्ठे कर लिए। मैंने कहा वाह भाभी जी तो महान है। मैंने फिर से उससे हंसते हुए पूछ लिया, भाभी जी से पूछा कि कितना टाइम लगा उनको इतने पैसे बचाने में? तो उसने बोला, यार उसको लगभग 10 साल हो गए इन पैसों को इकट्ठा करते हुए। अब मैं फिर से आश्चर्य में पड़ गया। मैंने उससे बोला, यार भाभी जी महान तो है लेकिन स्मार्ट नहीं। उसने मेरी ओर गंभीरता से देखा और एक सवाल कर दिया, यार तुझे कैसे पता लगा कि तेरी भाभी जी स्मार्ट नहीं है? अब मैंने भी हंसकर बोल दिया, यार उनके इन्वेस्टमेंट का तरीका मुझे समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला, क्यों? इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करना 10 साल में कोई छोटी बात है क्या, वो भी थोड़े थोड़े से पैसे जमा कर कर? तो मैंने बोला, यार अगर वो इनको सेविंग अकाउंट में भी डाल देती तो शायद ही 2,45,000 रुपये आज 2,80,000 रुपये के लगभग होते। और सोच, अगर इनकी वो एफडी करा लेती तो एफडी में जो 6% का ब्याज मिलता है उसके अकॉर्डिंग लगभग 3.25-3.5 लाख रुपए की वेल्थ उनके पास होती। और अगर वो 10 साल से चुकी जमा कर रही है, अगर वो म्यूचुअल फंड में लगा देती तो शायद ये वेल्थ 12% के हिसाब से लगभग 4,75,000 में कन्वर्ट हो जाती। क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा रिटर्न दे जाता है। म्यूचुअल फंड का नाम सुनते से ही वो फिर से मेरी ओर बड़ी गंभीरता से देखता है और तपाक से बोलता है, क्या यार स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करता है? तुझे पता है म्यूचुअल फंड कितने रिस्की होते हैं? अभी अभी शर्मा जी के बेटे ने शेयर मार्केट में 5 लाख रुपए लगाए थे। पता है तुझे कितने लगाए थे? 5 लाख रुपए। और सारे के सारे पैसे डूब गए। मुझे उसकी बात सुनकर फिर से हंसी आ गई, क्योंकि वो शायद जानता ही नहीं था कि क्या होते हैं म्यूचुअल फंड। और वो क्या, बहुत सारे हमारे दोस्त ये नहीं जानते कि असल में म्यूचुअल फंड होते क्या हैं और वो एक्चुअल में किस तरीके से निवेश करते हैं। दोस्तों, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, किस तरीके से वो निवेश करते हैं और फाइनली कितने तरीके के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड को समझने से पहले फिर से हम दो टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। पहली इन्फ्लेशन, जो मान लीजिए एक दानव है, और दूसरा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो उस दानव से लड़ने में हमारी मदद करने वाली है। अब इन्फ्लेशन राक्षस क्यों है? क्योंकि ये आपके पैसे की शक्ति को दिनों दिन कम करता रहता है, साल दर साल कम करता रहता है। अब वो कैसे कम करेगा, ये सवाल आना मन में जायज़ है। मान लीजिए 6% की दर से इस देश की महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपने 2008 में 100 रुपये कमाए थे, या फिर मैं इस तरीके से बोलूं कि 2008 में आपने 100 रुपये बचाए थे। अब 2008 में तो आप 100 रुपये से 100 रुपये का सामान खरीद सकते थे। लेकिन जैसे ही 2009 आता है, चूँकि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता जा रहा था, अब आप उस पैसे से मात्र 94 रुपये का सामान खरीद सकते थे, क्योंकि 6% आपके पैसे की शक्ति कम हो चुकी थी, चूँकि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ गया था। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपको इस दानव से, इस इन्फ्लेशन नामक दानव से किस तरीके से बचाएगा, ये भी आप समझिए। मान लीजिए 2008 में आपने 100 रुपये बचाए थे और 6% से आपने उसको एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, तो 2009 में
अब वो पैसा आपका 106 रुपये हो चुका होगा। इसका मतलब आपके खरीदने की शक्ति, आपके उस 100 रुपये की शक्ति अब 106 रुपये हो चुकी होगी। लेकिन अब दूसरा सवाल मन में आना वाजिब है कि 6% से महंगाई दर बढ़ रही है और 6% ही हमें एफडी रिटर्न भी दे रही है, तो 20 साल तक मेरा ये 100 रुपये कितना बढ़ पाएगा। दोस्तों, इन्फ्लेशन और अगर एफडी के रिटर्न को मैं कंपेयर करूं इस समय पर, तो मेरा पैसा 20 साल बाद भी वही 100 रुपये होगा। मतलब उसमें किसी भी तरीके का फेरबदल नहीं होगा। इसका मतलब मैं किसी भी तरीके की वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यही लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डाला होता, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, 1000 रुपये महीने से अगर मैं म्यूचुअल फंड में शुरुआत करता 10 साल के लिए, तो ये 1000 रुपये अगर मैं 10% का रिटर्न मानता हूँ तो अगले महीने 1100 रुपये होता, और उसके अगले महीने वो 1210 रुपये होता, और उसके अगले महीने वो 1330 रुपये में कन्वर्ट हो जाता। और यही म्यूचुअल फंड 1000 रुपये की SIP में अगले 10 साल में मेरे लिए 2 लाख रुपये की वेल्थ क्रिएट कर चुका होता। वहीं महंगाई जो 6% के हिसाब से लगातार बढ़ती जा रही थी, वो 1,62,000 रुपये के लगभग होती। इसका मतलब मैं लंबे समय में लगभग 34 या 38,000 रुपये ज़्यादा कमा पाया, या मैं बोलूँ 38,000 रुपये की मैं वेल्थ को क्रिएट कर पाया, सिर्फ 10% जो मुझे रिटर्न दिया एक इक्विटी म्यूचुअल फंड ने लॉन्ग टर्म में। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि क्या इन्फ्लेशन और क्या पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से अलग क्यों होते हैं। शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली निवेश करते हैं, वहीं म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी फीस देकर आप एक एजुकेटेड पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं कि बेस्ट कंपनी को खोजो और उसमें मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर दो। अब यहाँ पर उस फंड मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी 40 से 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करे जिससे आपका वेल्थ क्रिएट हो सके। यहाँ पर मान लीजिए अगर 1-2 कंपनियां परफॉर्म भी नहीं कर पाती, तो बाकी 48 कंपनियां आपके लिए हमेशा वेल्थ क्रिएट करके देती है, और लंबे समय में ये 10, 12, 15% और कभी कभी इससे ज़्यादा का भी रिटर्न दे देती है। दोस्तों, HDFC इक्विटी फ़ंड की अगर मैं बात करता हूँ तो शायद 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी, और 1998 से आज तक इस फंड ने लगभग 17% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर मैं आदित्य बिरला कैपिटल इक्विटी फ़ंड की बात करता हूं, तो इस फंड ने भी लगभग 20 साल के अंदर 20 से 21% का रिटर्न क्यूमुलेटिव लगातार ईयरली बेसिस पर दिया है। तो हमेशा नहीं है कि म्यूचुअल फंड एक ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करने में आपके लिए हमेशा मददगार होगा। अब सवाल आता है कि सबसे अच्छा तरीका क्या होगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का। तो सबसे अच्छा तरीका जो हम लोगों के लिए या एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए होता है, वो होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें हम बैंक को और म्यूचुअल फंड दोनों को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि भाई बैंक से हर मंथ या हर वीक, या आजकल तो पर डे का ऑप्शन भी आ गया है, एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और म्यूचुअल फंड उस एवज में उस फंड की मुझे कुछ, अभी हम इस बात पर नहीं जाना चाहते कि कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट रहेगा या किस इक्विटी फंड में हमें निवेश करना चाहिए। अभी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में हमारी वेल्थ को क्रिएट कर सकता है, हमारे लिए वेल्थ बना सकता है और हमें एक अच्छा फ्यूचर दे सकता है। दोस्तों, इसी के साथ इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी रिस्क भी होती है, लेकिन वॉरेन बफेट द इन्वेस्टर गुरु ऑफ दिस अर्थ कहते हैं कि रिस्क तो तब होता है जब आपको पता ही ना हो कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर तो हमें पता है कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए वेल्थ क्रिएट कर कर, स्मार्टली वेल्थ क्रिएट कर कर हमें दे सकती है। अब SIP कितने टाइप की हो सकती है? तो पहली तो SIP जो नॉर्मल SIP होती है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। अब दूसरी हो सकती है गोल बेस्ड SIP। गोल मतलब कोई टारगेट, कोई फ्यूचर टारगेट जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि अ गोल विदाउट ए प्लान इज़ जस्ट ए विश। अ गोल विदाउट ए प्लान इज़ जस्ट ए विश। अब ये गोल कौन से हो सकते हैं? चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान हो सकता है, या फिर कोई ड्रीम कार के लिए हो सकता है, या फिर किसी हाउस के लिए, या शॉर्ट टर्म 1-2 साल में आप किसी वेकेशन के लिए जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप
आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्मार्टली क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ स्मार्ट का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब स्पेसिफिक, एम का मतलब मेजरेबल, ए का मतलब अटेंटेबल, आर का मतलब रिलेवेंट एंड टी का मतलब टाइम बाउंड। मतलब इतने टाइम में मुझे अपने इस गोल को प्राप्त कर लेना है। और इस तरीके की एसआईपी को करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कभी भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, वो कोई लिक्विड प्लान होगा। और लॉन्ग टर्म्स के गोल्स के लिए हमेशा इक्विटी प्लान को हम यूज करना चाहेंगे, प्राप्त करना चाहेंगे। तीसरा तरीका होता है सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हमारे पास एक लमसम अमाउंट होता है और जिसको हम सिस्टमेटिकली ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी फंड के अंदर, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, एक लिक्विड फंड लमसम देकर उसको इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि इस लिक्विड फंड से सिस्टमेटिकली या तो मंथली या वीकली या डेली एक पर्टिकुलर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट मेरे इस प्लान में आप लगातार डालते रहें। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहला फ़ायदा होता है कि यहाँ हाई रिटर्न के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि आपको दोनों तरीके का बेनिफिट मिल रहा है। पहला लिक्विड फंड का और दूसरा इक्विटी का। दूसरा, एक टाइमिंग रिस्क रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 3 महीने पहले या 6 महीने पहले हमारा सेंसेक्स कहाँ था। जब मैं जनवरी की बात करता हूँ तो लगभग 12,000 पर आपका निफ्टी था और 24 मार्च या 26 मार्च को वो एक लो लगाता है और वो 7,600 से 7,800 के बीच में होता है। और वही आज वही निफ्टी 10,000 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें टाइम नहीं करना पड़ा, ये टाइमिंग कॉस्ट, ये टाइमिंग रिस्क हमारे लिए रिड्यूस हो गई। इसके अलावा हमें बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग का फ़ायदा मिलेगा और फाइनली एवरेजिंग का सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। अब नेक्स्ट एसआईपी का तरीका हो सकता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान विद टॉपअप। अब यहाँ टॉपअप का मतलब हो क्या, इट इज़ ए पावरफुल कंपाउंडिंग एड्स विंग्स टू योर एसआईपी एंड एम्स फॉर बिगर गोल। मतलब क्या हो गया, ये पावरफुल कंपाउंडिंग का तरीका हो सकता है जो आपके इन्वेस्टमेंट में या आपकी एसआईपी में एक विंग लगा देगा, पंख लगा देगा कि आपके गोल आप जल्दी और तेज़ी से अचीव कर सकें। अब ऐसा क्यों होगा कि मान लीजिए आपने एक एसआईपी शुरू की और उसको एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हर साल इस एसआईपी का अमाउंट 10% से आप बढ़ाना शुरू कर दें। अब जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी एसआईपी की कंपाउंडिंग की पावर बढ़ती जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी से अपने गोल्स को जल्दी से क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। मीन्स ड्यू टू पावर ऑफ कंपाउंडिंग you are eligible to achieve big goals in the faster way. Next one is variable transfer plan. Means flexibility is the key to stability. और दूसरे शब्दों में मैं बोलूँ तो डायनामिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑप्शन प्लान। इसको मैं डायनामिक इन्वेस्टमेंट बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्लान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने म्यूचुअल फंड को क्या दी, एक हिदायत और दे दी कि जब नॉर्मली मार्केट चल रहा हो तो आप एक फिक्स्ड एसआईपी को मुझसे लेते रहें, लेकिन जैसे ही मार्केट डिप लगाता है, जैसे ही मार्केट नीचे गिरता है, आप मेरी एसआईपी का अमाउंट को बढ़ा दें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब मार्केट डिप मारेगा तो आपको एसआईपी की यूनिट्स सस्ते में मिल जाएगी, या फिर मैं बोलूँ एसआईपी की यूनिट्स आपको ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये प्लान भी आपके गोल्स को अचीव करने में जल्दी और बहुत ही अच्छा मददगार हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी तरीके के म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कौन कौन से हो सकते हैं और क्या इनका बेनिफिट हो सकता है, और कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।